हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, यानी कंट्रीज़ को और उस नेशन की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको कंपेयर कैसे किया जाएगा। इस चैप्टर का नाम डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट के बिहाफ पर कंट्रीज़ को कैसे कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। डेवलपमेंट के बिहाफ पर कंट्रीज़ को 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। 3 पार्ट्स में वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला आती है डेवलप कंट्रीज़, दूसरा अंडर डेवलप कंट्रीज़ और तीसरा डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो पूरी तरीके से विकसित देश यानी डेवलप्ड नेशंस कहे जाते हैं। सबसे बेहतर एग्जाम्पल उसका अमेरिका है, जापान है। क्या होते हैं डेवलप नेशंस, कैसे होते हैं ये नेशंस, बात करते हैं। डेवलप नेशंस उन नेशंस को कहा जाता है जिनके अंदर पूरी तरीके से रिसोर्सेज होते हैं, और रिसोर्सेज होते तो हैं लेकिन उनको यूटिलाइज़ करने के लिए उन देशों के पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी होती है, यानी पोटेंशियल भी होता है उनके पास, और उनको यूटिलाइज़ करने के लिए उन रिसोर्सेज को उनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी होती है। इकनॉमी उन देशों की अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई होता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इन नेशंस को क्या कहा जाता है, विकसित देश पूरी तरीके से कहा जाता है। और मैंने एग्जांपल बताया, इसके एग्जांपल होंगे अमेरिका, जापान जैसे देश। अगला आएगा अंडर डेवलप्ड नेशन। अंडर डेवलप्ड यानी पूरी तरीके से बेकार नेशंस हैं। ये बेकार का मतलब है बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए नेशंस हैं। इसके अंदर एग्जांपल में बात करेंगे हम, सीरिया, इराक हो गए। कई बार तो पहली बात तो इनके अंदर रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती जो इनको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर सके, और इनकी इकनॉमी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। इकनॉमी अच्छी ना होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि हमने इराक सीरिया के अंदर टेररिज्म हो सकता है, नक्सलवाद हो सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इनकी इकनॉमी को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। तीसरे आएंगे डेवलपिंग नेशंस। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है भारत, इंडिया। डेवलपिंग नेशंस जो ना ही पूरी तरीके से विकसित अभी हुआ है, विकास की राह पर चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, डेवलपिंग नेशंस कहा जाएगा। भारत उसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल्स है। आगे चलते हैं। जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, यानी उनके अंदर काफ़ी सारी समानताएं होती हैं, और उनके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, यानी अलग अलग चीज़ें होती हैं उनके अंदर। तो ऐसे ही डेवलपमेंट को समझाने के लिए एनसीईआरटी बुक के अंदर हमारी एक क्लास के एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैं आपको समझाता हूँ। एक क्लास का एग्जाम्पल है, क्लास के बच्चे, सभी बच्चों की हाइट में अलग हो सकते हैं, सभी बच्चे हेल्थ में अलग हो सकते हैं, सभी बच्चे टैलेंट में अलग हो सकते हैं, और उनकी जो इंटरेस्ट की फील्ड है वो अलग हो सकती है। जो हेल्थीएस्ट बच्चा होगा ज़रूरी नहीं जो फिटेस्ट बच्चा होगा वो हर चीज़ में बढ़िया हो। जो फिटेस्ट बच्चा होगा ज़रूरी नहीं कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो क्लास में, और जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है वो ज़रूरी नहीं सबसे ज़्यादा फ्रेंडलीस्ट नेचर का हो। तो क्राइटेरिया डिपेंड करता है, क्राइटेरिया उस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस ऑफ कंपैरिजन है कि हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं किसी चीज़ को, हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं किसी चीज़ को। मान लिया हमें किसी एथलीट टीम बनानी है, स्पोर्ट्स टीम बनानी है, तो हम उसके लिए फिटेस्ट प्लेयर्स का चयन करेंगे, ना कि उनका जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वन है। ठीक, तो ऐसे हम पर्पस ऑफ कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए। तो अमूमन जब भी हम 2 बंदों को कंपेयर करते हैं तो उनकी एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं, फिर उनको कंपेयर अच्छे से किया जाता है। इसी तरीके से कुछ डेवलपमेंट भी है। कंट्रीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए इनकम को एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स माना गया है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल थिंग्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ इनकम नहीं हो जाता। अमूमन ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज़ की हायर इनकम होती है वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, बजाय कि उनसे जिन कंट्रीज़ की इनकम बहुत ज़्यादा कम है। तो इनकम अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट गोल हो जाता है किसी भी कंट्रीज़ के लिए डेवलपमेंट की राह पर जो वो चल रही होती है। अब भाई इनकम ऑफ अ कंट्री, इससे क्या मतलब है। जी हाँ, इनकम ऑफ अ कंट्री से मतलब है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल कंट्री इनकम ऑफ अ कंट्री। जितने भी रेजिडेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं, जितने भी सिटीजन्स वहाँ पर रह रहे हैं उस कंट्री में, सबकी इनकम। अब सबकी इनकम है तो हर बंदे की इनकम कैसे निकालें। हर बंदे की अगर हम इनकम निकालेंगे तो उसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। ये नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पर। और ये कैसे निकालेंगे, जब हम इकोनॉमी के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, यानी एक नेशन के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन एक साल के अंदर टोटल जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो जीडीपी कहलाता है। तो जब हम टोटल इनकम को डिवाइड कर देंगे टोटल जितने वहाँ पर रेजिडेंट्स रह रहे हैं तो हम किस पर पहुँच जाएंगे, पर कैपिटा इनकम पर पहुँच जाएंगे। इसे एवरेज इनकम भी कह दिया जाता है, एवरेज इनकम को आगे जाके पर कैपिटा इनकम कह देंगे, तो इसे कह दिया जाता है। इसे और अच्छे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं और उसकी टोटल इनकम 100 रुपीज़ है। मान लेते हैं 100 रुपीज़ है और 5 मेंबर्स हैं, तो हर बंदे का शेयर कितना बनेगा, 20 रुपये बनेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बंदा 20 रुपये ही कमा रहा हो, कोई 25 कमा सकता है तो कोई 15 भी कमा सकता है, कोई 30 कमा सकता है तो कोई 5 भी कमा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। एवरेज इनकम है मैंने बताया, और एवरेज को ही हम क्या कह देंगे, पर कैपिटा इनकम कहा जाएगा। तो अभी मेनली एक एट्रीब्यूट की बात हुई है कि इनकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स माना गया है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है। आगे हम बात कर लेते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, अगला टॉपिक होगा हमारा। इनकम तो हमने देखा है, अब बंदा जब एज अ, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया था, जब एज ए इंडिविजुअल को देख रहा था तो सबसे पहला गोल उसके दिमाग में यही था कि मुझे बेटर इनकम मिले। लेकिन बेटर इनकम के अलावा भी काफ़ी उसके दिमाग में नॉन मटेरियल थिंग्स थी। नॉन मटेरियल थिंग्स मैंने पहले ही बताया था, वो चीज़ें होती हैं, वो थिंग्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं करा जा सकता, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि सिक्योरिटी बताया था, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स था, इक्वल ट्रीटमेंट था, फ्रीडम था, और वैसे ही नेशन का भी तो होगा। नेशन के लिए भी काफ़ी सारे बाकी इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं इनकम के अलावा, अदर देन इनकम के अलावा भी होगा, और वो एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। जैसा कि हम इस टेबल में देख पा रहे हैं, टेबल 1.4 में यहाँ पे 3 राज्यों को कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे 3 राज्यों को कंपेयर करा हुआ है और उनके 3 टर्म्स के बिहाफ पर, महाराष्ट्र, केरल एंड बिहार। ये 3 टर्म्स कौन सी हैं? सबसे पहला IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या दर्शाता है? IMR का मतलब क्या होता है? वो बच्चे होते हैं जो 1 साल की उम्र से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, 1 साल की उम्र से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है एक पर्टिकुलर साल में, एक पर्टिकुलर ईयर में, और ये हर 100 बच्चों पर देखा जाता है। यानी हर 100 बच्चों में से कितनों की डेथ हो रही है, यानी 100 जितने बच्चे पैदा हुए हैं, हर 100 में से कितने बच्चों की अमूमन डेथ हुई है। मान लें 100 में से 20 बच्चों की डेथ हुई है, तो ये IMR कितना हो जाएगा? 20 ही IMR हो जाएगा। अगला लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का साफ सीधी बात है, लिटरेसी का वो प्रोपोर्शन कितनी, मतलब लिटरेट पॉपुलेशन रह रही है टोटल पॉपुलेशन की, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन कितनी रह रही है उस एरिया में, वो वहाँ का, उस राज्य का या उस देश का लिटरेसी रेट कहलाता है। अगला है नेट अटेंडेंस रेशियो, नाम से ही पता लग रहा है ये वो बच्चे हैं 14-15 साल के जो कि स्कूल अटेंड करते हैं। ये स्कूल अटेंड, वो परसेंटेज उन बच्चों का, 14 या 15 साल के बच्चों का जो कि स्कूल अटेंड करते हैं। और टोटल किससे कंपेयर करेंगे? जो टोटल उनकी एज ग्रुप के हैं बंदे, वो बंदे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ये हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाएगा। अब इसको थोड़ा और डीपली स्टडी हम कर लेते हैं। इन तीनों रेट मैंने बताया। IMR हमारा क्या था? IMR हमारा क्या हो जाएगा? वो बच्चे जो 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है एक पर्टिकुलर ईयर में, और ये प्रति 100 पर कंपेयर किया जाएगा। लिटरेसी रेट ये पढ़े लिखों की जनसंख्या है टोटल जनसंख्या पर, और नेट अटेंडेंस रेशियो ये उन लोगों की जनसंख्या, उन लोगों का परसेंटेज, उन लोगों का प्रपोर्शन है 14 या 15 साल के बच्चे जो स्कूल जाके स्कूल अटेंड करते हैं। अगले बात हम इस टेबल को और अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं। अब ये टेबल क्या दिखाती है? टेबल कॉलम 1 में हमने देख रखा था, क्या कॉलम 1 में क्या था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। तो हम देखते हैं, ये हमने देखा कि भाई केरल में ये बहुत कम है, महाराष्ट्र में उससे ज़्यादा है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा है। वही दूसरा रेट देखते हैं लिटरेसी रेट का। ये सब कुछ इसी बात पर डिपेंड करेगा, लिटरेसी रेट पर ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिपेंड करेगा, और इस पर ही नेट अटेंडेंस रेशियो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। ये देखेंगे हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है इसमें से। ये केरल की बात होगी। केरल 94% आउट ऑफ 100, 94%। अब ये बढ़ चुका है। ये पहले फैक्ट और फिगर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन इतने भी चेंज नहीं होते कि दूसरे राज्य को ओवरकम कर लें या पूरे नेशन को ओवरकम कर लें, ऐसा नहीं होता।
तो 94 बता रखा है, और वहीं महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर और उससे सबसे नीचे बिहार। अब क्योंकि बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है तो उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी सबसे ज़्यादा, यानी बच्चों की जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी डेथ भी ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल्स कम होंगे। लिटरेसी रेट यही तो देखा जाता है इन सब बातों पर। हॉस्पिटैलिटी उन बच्चों को अच्छी नहीं मिल रही, इसकी वजह से उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। तो ये बात डिपेंड करता है। और क्योंकि इनका लिटरेसी रेट केरल का सबसे ज़्यादा हाई है, इसी वजह से जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो भी यहाँ का सबसे ज़्यादा है। और क्योंकि बिहार का सबसे कम है और इस वजह से यहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो भी बहुत कम है, यानी आधे से ज़्यादा बच्चे तो स्कूल, आधे से भी बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये हमने क्या पढ़ा, ये टेबल को देखा 3 मेन एट्रीब्यूट्स पर। वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे? पहला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट दूसरा, और तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो। आप एनसीईआरटी बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, लेके बैठ सकते हैं और इसे अच्छे से सुन के फिर बुक को स्टडी कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से बेटर आप समझ पाएंगे इसमें। तो ये टेबल हमें दर्शाती है कि इनकम बहुत कुछ तो है, एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है मानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि सब कुछ ही यही हो जाए, इनकम के अलावा कुछ और बात मायने ही ना रखे। ठीक है, अगला आता है पब्लिक फैसिलिटीज़, कि पब्लिक को क्या क्या फैसिलिटीज़ मुहैया होते हैं किस किस राज्य के अंदर। हमने देखा कि एवरेज पर्सन जो था महाराष्ट्र के अंदर, इनकम तो ज़्यादा थी बेशक केरल में, लेकिन काफ़ी क्रूशल एरियाज़ में केरल से बहुत पीछे था, वो बहुत पीछे था। जैसे लिटरेसी रेट हो गया, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, बस एक ही में आ गया था इनकम में, एवरेज इनकम में, पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा था। तो इससे हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव बाय। कि आपकी पॉकेट में जो मनी है वो हर चीज़ आपको ख़रीद के नहीं दे सकता, हर वो गुड, हर वो सर्विसेज जो आपके रहने के लिए बहुत ज़रूरी हो, ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो इनकम इम्पॉर्टेंट, लेकिन कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है कि इनकम ही बता दें कि कोई देश कितना डेवलप है, कोई राज्य कितना डेवलप है। तो हम सिर्फ इनकम को नहीं देख सकते, काफ़ी और सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। मनी हमको एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ख़रीद के नहीं दे सकता, मनी हमको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ख़रीद के नहीं दे सकता। मनी हमको जो सबके साथ हो रहा है वो हमें हमारे पे होने से नहीं बचा सकता हमें। ठीक है, अनलेस हम जब तक शिफ्ट ना हो जाए जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हमें इन्फेक्शन डिजीज़ से, बीमारियों से नहीं बचा सकता। हमें पानी, अगर पानी वहाँ का गंदा है तो नदी साफ़ नहीं करके दे सकता आपका जो भी पैसे हैं, तो ये देखा जाएगा। तो एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। अब कलेक्टिवली का मतलब क्या है? आप सोसाइटी को ऐसा होल दो, सबको कलेक्टिवली चीज़ दो। इसका एग्जांपल सबसे बेहतर है जब हम घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं और एक सोसाइटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, दोनों का पे स्केल अलग हो जाता है। महंगा क्या पड़ता है घर के लिए जब हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, सस्ता कब पड़ता है जब सोसाइटी। क्यों? क्योंकि पैसे मिलाने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, कंट्रीब्यूट करने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, और सर्विसेज भी सबको ही मिलती है, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं मिलती। तो ये कहने का कहीं ना कहीं फ़ायदा है। मैंने बताया केरल का बहुत लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फंक्शंस वेल। ये राशनिंग सिस्टम होता है पूरा, जिसकी वजह से अगर अच्छा खासा राशन उन्हें मिलेगा लोगों को, मतलब उसके अंदर कोई मालफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होगी, नहीं ये सारी अडल्ट प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, तो उनकी सेहत पर अच्छा खासा असर नहीं पड़ेगा। हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका अच्छा रहेगा, जैसा कि इस राज्य में है भी। हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर इम्पोर्टेंट है HDR, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट किन चीज़ों के बारे में बताती है? बेसिकली ये हमने देखा कि मनी एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट तो है, लेकिन कंप्लीट एट्रीब्यूट नहीं है जो किसी देश या नेशन के बारे में बता दे कि वो कितना विकसित और कितना उसे विकसित होना है। तो ये मेनली 3 एट्रीब्यूट्स पर बात करेगा, 3 इनको मिलाकर। पहला उसका देखेगा कि एजुकेशन लेवल क्या है वहाँ के लोगों का, किसी भी देश या स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। एजुकेशन लेवल कैसा है वहाँ के लोगों का, वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है। हमने देखा हेल्थ स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं हम, काफ़ी सारे हमारे पास वो रहते हैं, मेजर रहते हैं, और उनका पर कैपिटा इनकम। ठीक,
और ये इन्होंने 2014 की रिपोर्ट पेश करी हुई है, जिसके अंदर कुछ नेशंस हैं जो बता रखा है जीडीपी यहाँ पर इंडिया और उसके पड़ोसी देशों का 2004 में बता रखा है। कुछ 7 पड़ोसी देश हैं भारत के, उसमें दूसरे नंबर पर भारत के दूसरे नंबर पर आता है LE, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये LE क्या होती है? ये पूरा लाइफ स्पैन होता है, मतलब कितने साल एवरेज स्पैन होता है बंदे का, कितने साल वो जीता है, कितनी उसकी उम्र रहती है। यहाँ पे 66.4 है उस साल का दिया हुआ। लिटरेसी रेट दिया हुआ है, ये भी सेकंड नंबर पर। और HDI रैंक भी इस हिसाब से सेकंड नंबर पर भारत की बनी है। अगला हम बात कर लेते हैं, तो ये दिखाता है कि भाई हमारे से ऊपर कौन था, फर्स्ट नंबर पे कौन था? श्रीलंका, जो कि हमारे साइज़ में बहुत छोटा है, रिसोर्सेज में बहुत कम है, टेक्नोलॉजी, फिर भी वो हमारे से कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, हमारे जैसी बड़ी कंट्री है, फिर भी उससे नीचे रैंक है, और फिर भी वो हमारे से छोटी। और नेपाल भी, जैसे दूसरा एग्जांपल है नेपाल, हमारे से पर कैपिटा इनकम से आधी है वहाँ की, फिर भी वो इंडिया से बाकी फैसिलिटीज़ में पीछे नहीं है, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, वहाँ का आदमी एवरेज लाइफ कितनी जी रहा है, या वहाँ का लिटरेसी लेवल हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये बताते हैं। अगला हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे एक कॉलम के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर कुछ बता रखी है, डिफाइन हम उसे पढ़ लेंगे। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। क्या मतलब है? हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम तो अच्छे से उसे यूज़ कर लें, और तो और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी उसे अच्छे से यूज़ कर पाए। जैसे जितने भी जैसे रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या क्या आ जाएंगे इसमें? पानी आ सकता है, सबसे बेहतर उदाहरण है इसका पानी। फॉरेस्ट दोबारा उगा सकते हैं हम इसको, ठीक है, इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम दोबारा दोबारा रीयूज़ नहीं किया जा सकता। अगर एक बार ख़त्म हो गए रिसोर्सेज तो दोबारा इन्हें बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे इन्हें बनने में, जिसका सबसे बेहतर उदाहरण है कोल एंड पेट्रोलियम। अब हम सब जानते हैं, इसे डीप में नहीं जाऊँगा कि कैसे ये बना करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि आज की हमारी जनरेशन तो इसे इस्तेमाल अच्छे से करे और प्रॉपर यूज़ करे, बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन्स जो भी हैं वो भी इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तब तक ये सारे मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो जाए हमारे उससे। तो ये चैप्टर, इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये क्या होता है, फिनिश होता है। जितनी भी इम्पोर्टेंट थिंग्स थी मैंने इसके अंदर कवर करी, और ये बता रखा है कैसे हमारा एग्जॉशन हो रखा है नेचुरल रिसोर्स में, कैसे एग्जॉशन हम कर रहे हैं, प्रॉपर यूज़ हमारे रिसोर्स की कर नहीं रही, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे रिसोर्सेज का, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, वो इसी सिस्टम की वजह से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से। और इसमें एक ग्राफ दिखा रखा है यहाँ पर, ग्राउंड वाटर लेवल इन इंडिया। अब जैसा आप देखेंगे, जो हम घर के अंदर सबमर्सिबल करवाते हैं, खारे पानी का जो सिस्टम करवाते हैं, वो ग्राउंड लेवल से नीचे पानी आता है, लेकिन धीरे धीरे आखिरी के 20-25 सालों में उसका जो लेवल है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है ग्राउंड लेवल का। ये दर्शाता है कि जो ग्राउंड लेवल है उस और नीचे उसका स्तर जो है वो नीचे घटता जा रहा है, जिससे कि ग्राउंड लेवल में कमी हो रही है, पानी में नीचे की कमी हो रही है। यानी जितना ग्राउंड के अंदर पानी जा रहा है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर ले रहे हैं उसे, जिसकी वजह से ये रिसोर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये चैप्टर था हमारा इकोनॉमिक्स का पहला, क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट, और ये हमने 2 वीडियोज़ के अंदर ख़त्म कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।